ध्यान दो, अब बात कर रहे हैं हम आपसे ड्यूअल नेचर की। ड्यूअल नेचर किसका? ड्यूअल नेचर मैटर का और रेडिएशन का। क्या ये आपने पढ़ लिया कि रेडिएशन का मतलब क्या है? यहां पर वेव, ईएम वेव पढ़ के आ रहे हो ना आप? तो ये लाइट, क्या लाइट का ड्यूअल नेचर पढ़ा है बेटा आपने? रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो आपने चीजें पढ़ी हैं, इनको ड्यूअल नेचर के तौर पे दिखाया जाता है। तो ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है? एक वेव नेचर और दूसरा कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर। ये बात ठीक है? एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर, दोनों मिलके क्या बनते हैं आपका? ड्यूअल नेचर। ये बात ठीक है? अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं आपसे कि अगर मैं आपसे बात करूं मैटर की, मैटर में कोई ड्यूअल नेचर है या नहीं है, मैटर में कोई पार्टिकल नेचर है या नहीं है, तो इसके बारे में सबसे पहले इक्वेशन किसने दी? तो हमारे सामने जो नाम आता है वो आता है डी ब्रॉगली की इक्वेशन का। ठीक है, अब उससे पहले हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या, क्या यहाँ पर कोई वेव निकली या कोई किसी फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो हमने कहा कि हम एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल लेते हैं, या यूं छोड़ो फोटो सेंसिटिव को, एक मटेरियल लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? मटेरियल। वैसे है फोटो सेंसिटिव मटेरियल। फोटो सेंसिटिव का मतलब होता है जो लाइट से सेंसिटिव हो, फोटो सेंसिटिव मटेरियल। अब उस फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर आप फोटो भेजो। क्या है ये? लाइट या फोटो। फोटो क्या है? फोटोन का प्लूरल। फोटोन क्या है? पार्टिकल ऑफ लाइट। ठीक है, तो क्या यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा? क्यों इलेक्ट्रॉन इजेक्शन की बात क्यों कर रहे हैं हम? क्या ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब की बात क्यों कर रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन है, और लाइट के पास अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। उस फ्रीक्वेंसी से एनर्जी लेकर वो इसको एनर्जी देगा और इसको निकालने की कोशिश करेगा। तो हमने इसको नाम क्या दिया? इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्या नाम दिया? तो जब हम ड्यूअल नेचर की बात कर रहे हैं तो पहला टॉपिक हमारा क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन का एमिशन। अब इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए हमने जो चीज भेजी है वो लाइट, वो इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगी नहीं निकाल पाएगी, हमें ये देखना है। इसका मतलब इस सरफेस का कोई अपना खुद का नेचर है या इसकी अपनी खुद की कोई रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हमने कहा भैया उसको क्या नाम दे? उसको नाम दे दिया हमने रिक्वायर्ड। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, कोई पर्टिकुलर एनर्जी, कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ। ठीक है, जो किसी मटेरियल को, किसी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है कि भैया इतनी एनर्जी आएगी तो मैं अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा, उसको हमने कह दिया रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, रिक्वायर्ड एनर्जी या रिक्वायर्ड वेवलेंथ। नॉट लगा देते हैं इसको। इसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? मिनिमम एनर्जी। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है? ये थोड़ी सी उल्टी है, मैक्सिमम। और एक चीज है गिवन, जो आपने दी, गिवन एनर्जी, गिवन फ्रीक्वेंसी, गिवन वेवलेंथ। अब हम क्या करेंगे, यहां दो चीजें देखेंगे, एक जो हमने दी और एक जो उसकी रिक्वायरमेंट है। ये लो, क्या ये थोड़ी देर पहले अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था? E इज इक्वल्स टू एच न्यू इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा। ठीक है, अभी जो पहले टॉपिक पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने पढ़ा E इक्वल्स टू एच न्यू इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा। ठीक है, ये क्या है आपका? गिवन। अब रिक्वायर्ड क्या है? E नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा नॉट। तो आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? E नॉट एनर्जी रिक्वायर्ड है।
कितनी फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है, न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है या लैम्डा नॉट फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है। अगर एनर्जी नॉट बड़ी हुई या छोटी ले लो, एनर्जी नॉट छोटी हुई हमारी गिवन से या फ्रीक्वेंसी नॉट छोटी हुई हमारी गिवन से, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन तभी इजेक्ट होगा जब रिक्वायर्ड से ज्यादा होगी जो हम दे रहे हैं, हम जो दे रहे हैं वो रिक्वायर्ड से ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। अब मान लो रिक्वायर्ड है 400 और हम दे रहे हैं 450, निकल जाएगा। हम दे रहे हैं 400 तो भी नहीं निकलेगा, हम दे रहे हैं 350 फिर तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। अगर ऐसा हुआ कि हमने बराबर दी, ई नॉट और ई अगर बराबर हुए तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। अगर ई नॉट बड़ी हुई तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? ई का रिलेशन समझ में आ गया, ई नॉट का रिलेशन समझ में आ गया। फिर मैंने आपसे कहा कि अगर ई बड़ा है ई नॉट से, अगर ई बड़ा है ई नॉट से, तो इसका मतलब हुआ ई माइनस ई नॉट कुछ तो होगा, कुछ क्या, एनर्जी ही होगा। अब वो एनर्जी कौन सी होगी? भाई मैंने ये सरफेस ली, यहां से एक एनर्जी दी लाइट, अब पूरा बोलूंगा, ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। सूटेबल फ्रीक्वेंसी होती है मोर देन रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, मोर देन रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी। और यहां बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन उड़ गया, चला गया। ठीक है, तो आप कहोगे यहां पर E माइनस ई नॉट जो है उसको चलाने में मदद करेगी, और चलाने की एनर्जी कौन सी होती है? तो आप इसको लिख सकते हो एच न्यू, इसको लिख सकते हो एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां पर एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, फॉर्मूला बन जाता है। हाँ, आप चाहो तो इसकी जगह पे सी लैम्डा भी लिख सकते हो, सी बाय लैम्डा माइनस सी बाय लैम्डा नॉट। ऑटोमेटिकली लैम्डा नीचे आ गया, इसीलिए मैंने कहा था ये मैक्सिमम नहीं ये मिनिमम होता है, ये उल्टा चलता है उनसे। ठीक है, यहां पे m क्या होगी? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां तक बात समझो, ये सारी बातें हमने 11th में भी कर रखी है। तो इस चीज में जो हमने देखा, क्या देखा? अगर एक लाइट सूटेबल फ्रीक्वेंसी की किसी मेटल की सरफेस पे हिट करती है तो इलेक्ट्रॉन को निकालती है। किसको निकालती है? इलेक्ट्रॉन को। इस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस बात को समझो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इजेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का जब लाइट सूटेबल फ्रीक्वेंसी की उसके ऊपर पड़ती है। और इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आते हैं वो ये है, E is equals to h nu h c by lambda, E is equals to nh, एक मिनट, E naught is equals to h nu naught h c by lambda naught। अब ये थ्रेशोल्ड और ये गिवन। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, इस ए नॉट को हम फाई नॉट यानी कि वर्क फंक्शन भी बोल सकते हैं, वर्क फंक्शन इस टर्म से भी जाना जाएगा। फाई नॉट दिखा देते हैं कुछ लोग, इसको डब्ल्यू नॉट दिखा देते हैं। अब बारी आती है, यहां पर काम क्या हुआ? यहां पर काम यह हुआ कि ई माइनस ई नॉट कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि एच न्यू माइनस न्यू नॉट कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर इस फॉर्मूले को ध्यान में रखो, इस फॉर्मूले को, तो क्या आप ये कह सकते हो कि भैया इस फॉर्मूले में अगर E बड़ा हुआ
ई नॉट से, तो काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? पॉजिटिव। अगर ई छोटा हुआ ई नॉट से तो काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? नेगेटिव। और अगर ई बराबर हुआ ई नॉट के तो काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? जीरो। ये तीन बातें हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं निकलेगा, निकलेगा तो पॉजिटिव वेलोसिटी से निकलेगा या नेगेटिव वेलोसिटी से निकलेगा। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जीरो वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? नहीं निकलेगा, सरफेस पे आ जाएगा बस। ठीक है, निकाल लिया इलेक्ट्रॉन, हो गए खुश। तो ये था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब इसकी तो हमने बात कर ली, अब इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, लेनार्ड और मिल्टन के एक्सपेरिमेंट से। वो क्या कहता है? वो कहता है हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उस डिस्चार्ज ट्यूब में यहां से सनलाइट आई और आके पड़ी एक रॉड पे, कैथोड पे, और उस रॉड से इलेक्ट्रॉन्स निकले और रिसीव हुए एनोड पे। अब यहां पर कैथोड पॉजिटिव है या एनोड पॉजिटिव है ऐसा नहीं है, यहां पर हमने क्या निकाल रखा है? ऐसा सिस्टम जिससे मैं इन दोनों को, कम्यूटेटर बोलते हैं इसको, चेंज कर सकता हूं, जिससे जोड़ूंगा वैसा ही बन जाएगा। हाई टेंशन सोर्स है, अगर मैंने इसको इससे जोड़ दिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है, यहां से नेगेटिव यहां, और ये हिस्सा फिर पॉजिटिव हो जाएगा अगर इसको जोड़ दिया तो। और अगर इसको दूसरा जोड़ा तो, जैसे ये मैं येलो वाले पॉइंट से बना रहा हूं, ठीक है, तो येलो वाले पॉइंट से जोड़ा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं ऐसा केस लेके चलता हूं तो होता क्या है? बाहर की बैटरी अगर इसको धक्का मारे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, और जो सॉरी सनलाइट से ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए और यहां से इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो एनोड पे चेक करेंगे, एनोड पे कैसा चार्ज है, कैसा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा? अब मैं आपको कहता हूं ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर भी नेगेटिव चार्ज आ गया, तो क्या ये इसको रिपेल कर देगा? तो हमारा ये सवाल है कि उस इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? उस इलेक्ट्रॉन के पास एक काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब मैं यहां से एक एनर्जी लगा रहा हूं, यहां से एक एनर्जी आ रही है, यहां से एनर्जी जो आ रही है वो है 200 की, और जो मैं यहां पर एनर्जी लगा रहा हूं कितने की है? जो यहां से मैंने बैटरी लगाई है, वो जो मैंने यहां पर वोल्टेज अप्लाई किया वो कितने का है? वो है 20 का। तो क्या इसको रोक लेगा? नहीं, रोकेगा नहीं, बस इसकी स्पीड को कम कर देगा। इसको आके हिट करना था 200 से, या आके हिट करेगा 180 से। अगर मैं इसे 50 कर दूं तो आके हिट करेगा, पक्का हिट करेगा, लेकिन करेगा 150 से। अगर मैं इसको 100 कर दूं तो अब भी हिट करेगा 100 से। अगर मैं इसको 200 कर दूं तो ये आके हिट नहीं कर पाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि 200 से आ रहा है और 200 ही इसकी एनर्जी है, तो वो कहलाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, पहली बात, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहां डेवलप करते हैं हम? कैथोड पे या एनोड पे? बोलो, एनोड पे। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? वो पोटेंशियल, मिनिमम पोटेंशियल जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए चाहिए। तो आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के वो डिपेंड करती है स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। हाँ, अब ये क्या है? ये तो जूल में होता है, ये वोल्टेज में होता है, कोई रिलेशन दिख नहीं रहा। एक रिलेशन है कि काइनेटिक एनर्जी भी वर्क डन है, तो वर्क डन मान के इसको ईवी नॉट कर दूं। अब चार्ज आ गया, याद रखने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं चार्ज और पोटेंशियल को जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वर्क डन। क्या ये बात ठीक है बच्चों? ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूं काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला आ गया, ई वी नॉट। अब काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं, एक काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई वी नॉट, और एक काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई माइनस ई नॉट। ई नॉट जिसको हम वर्क फंक्शन फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट से दिखा सकते हैं, ठीक। और अब हम सारी चीजें जानते हैं, इसमें एच न्यू आता है, इसमें एच न्यू नॉट आता है, और ई का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻⁻19, और वी नॉट देखते रहेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से इक्वेट करेंगे। तो इन दोनों फॉर्मुलाज पे हमारे क्वेश्चन आते हैं। अब कोई तुमसे पूछे काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है
स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, और इसके अंदर न्यू मिलता है आपको, काइनेटिक एनर्जी न्यू पे भी डिपेंड करती है। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला बन गया, इसको पकड़ के रखो। दूसरा, एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, पीछे अगर जगह है तो वहां देख लेते हैं, नहीं है, कि अगर ये सरफेस है, इस सरफेस पर एक रे आई लाइट की, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाल के ले जाएगी? बोलो। एक रे आई तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेके जाएगी? हाँ, एक ही इलेक्ट्रॉन लेके जाएगी, बशर्ते उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी हो न्यू नॉट से। थ्रेशोल्ड से अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेके जाएगी, पक्का है। दूसरा, अगर ऐसा ना हुआ तो, अब तुमने कहा ना भैया एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेके गई, ज्यादा लेके चली गई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आप कहो भैया मेरे को ज्यादा निकालने, तो उतनी दो, रेस बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? इंटेंसिटी। क्या बढ़ाओ? तो यहां हम बात करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ फोटोन या लाइट पार्टिकल। अब वो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो करेंगे क्या? वो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं पर सेकंड। कैसे निकल रहे हैं? और इलेक्ट्रॉन चार्ज है, चार्ज पर सेकंड क्या होता है? करंट। तो मैंने कहा यहां पर करंट पैदा होगा। भैया किससे पैदा हो रहा है? फोटोन से, तो फोटो करंट नाम दे दिया इसको। क्या नाम दे दिया? फोटो करंट। तो एक और फॉर्मूला आ गया इंटेंसिटी का। ठीक है, अब हमारे पास बातें क्या क्या आ चुकी है? काइनेटिक एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी पे। फोटो करंट किस चीज पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे। ठीक है, अब बात आती है, ये जो इन दोनों ने, लेनार्ड और इसने एक्सपेरिमेंट करा, इससे हमें पता क्या चला? इससे हमें पता चला कि इंटेंसिटी जो है फोटोन की वो डिपेंड करती है इस पे, काइनेटिक एनर्जी करती है इस पे और इस पे। क्या करंट डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे? अगर मैं बहुत तेजी से मारूं तो क्या बहुत ज्यादा करंट पैदा होगा? नहीं नहीं नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बहुत दूर चला जाएगा, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन होगा वो। इसका मतलब वो आईपी जो है वो डिपेंड नहीं करता फ्रीक्वेंसी पे, वो डिपेंड नहीं करता काइनेटिक एनर्जी पे। हाँ, वो डिपेंड करता है थ्रेशोल्ड पे। अगर थ्रेशोल्ड आई नहीं ना, तो ये चालू नहीं होगा ये सारा सिस्टम, तो करंट पैदा नहीं होगा। इन सब के लिए ग्राफ है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।